अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वाओ आपी, जीजू बेहोश ना हो जाएं आपको देखकर। निम्रा बेगम मैरून रेशमी साड़ी ज़ेब तन किए हल्के फुल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समरा उन्हें तंग करने से बाज नहीं आई। चुप करो तुम, निम्रा बेगम चींप गई। कुछ देर में गाड़ी की आवाज़ पर वो दोनों सोफे से उठ खड़ी हुई। निम्रा बेगम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाईं। दरवाजे से दाखिल होते अहमद साहब को देखकर उनके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। निम्रा, रोती क्यों हो बेगम? आ तो गया हो वापस। अहमद साहब निम्रा बेगम के गिर्द बाजू हमायल करते हुए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। 1 हफ्ते का कहकर गए थे, 2 माह बाद लौट रहे हैं। निम्रा बेगम अहमद साहब के सीने पर मुक्का मारती बोली, अच्छा भाई, अब नहीं जाऊंगा, और गया तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, ओके? अहमद साहब दोबारा निम्रा बेगम को बाहों में भर चुके थे। दानिश अहमद साहब के पीछे खड़ा समरा को फ्लाइंग किस दे रहा था, जिस पर वो उसे आंखें दिखा रही थी, जिसका दानिश पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब छोड़िए मुझे, बच्चे देख रहे हैं हमें। निम्रा बेगम शर्माती हुई अहमद साहब से दूर हुई। शुक्र है बेगम, आपको ख्याल तो आया। अहमद साहब हल्का सा मुस्कुराए थे। अस्सलामुअलैकुम जीजू। समरा मुस्कुराती हुई अहमद साहब के पास आई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अहमद साहब ने मोहब्बत से उसको अपने साथ लगाया था। ठीक हूँ जीजू मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन वो ऊपर वाला जो भी करता है हमारे हक में बेहतर करता है। इसमें भी कोई मसलहत होगी उसकी, तुम उदास नहीं होना। मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सा शहजादा ढूंढूंगा। अहमद साहब की बात पर दानिश ने मुठ्ठियां भींची थी। वो मजबूर था, अभी कुछ बता नहीं सकता था उनको। वो सफ़र से थके हुए आए थे। वो उनको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश था। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। अहमद साहब सबके लिए तोहफे लाए थे, जो सबको बहुत अच्छे लगे थे। एक अच्छी शाम गुजरने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। समरा अक्सर निम्रा बेगम के घर रुकने आती रहती थी, इसलिए अहमद साहब ने समरा को देखकर कोई सवाल नहीं किया। समरा जान, जाओ ये पहन कर आओ। दानिश कमरे में आते ही समरा के हाथ में नाइटी थमाता बोला, ये कहाँ से आ गई? मैंने तो सारी काट दी थी। समरा हैरान हुई। जी मेरी जान, ये मैं आज ही लाया हूँ। चलो अब चुपचाप जाओ और ये पहन कर आओ। दानिश ने हुक्मिया अंदाज अपनाया। यार दानिश, मुझे नहीं पसंद ना ये, समरा ने चिढ़ते हुए कहा। बस समरा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब चलो जल्दी जाओ, पहन कर आओ। दानिश समरा को ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलता बोला। समरा मुंह बनाती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। दानिश अपना ट्राउजर लेकर वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद दानिश वॉशरूम से टॉवल से बाल रगड़ता हुआ निकला। समरा मुंह तक कंबल ओढ़े लेटी थी। दानिश मुस्कुराया, बाल हाथ से सेट किए, टॉवल सोफे पर फेंका और समरा के साथ कंबल में लेट गया। समरा को अपनी कमर पर दानिश के ठंडे हाथ का लम्स महसूस हुआ, तो वो घबरा कर खुद में सिमट गई। दानिश समरा के मजीद करीब हुआ। दानिश की तरफ समरा की पुश्त थी। दानिश ने समरा की पुश्त पर बिखरे बाल आगे की तरफ किए और उसकी पुश्त पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करने लगा। दानिश, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। समरा दानिश से फासला बनाती मिनमनाई। नो, आज रिहाई नहीं मिलेगी। दानिश समरा का रुख अपनी तरफ करता उसके लबों पर झुका था। समरा को अपनी आज़ादी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रही थी, इसलिए वो खामोशी से दानिश की मोहब्बत में भीगती रही। समरा की आंख सुबह 8 बजे खुली। दानिश अभी तक उसको अपनी बाहों में कैद किया हुआ था। समरा ने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की तो दानिश की आंख खुल गई। क्या हुआ, सो जाओ ना। दानिश, 8 बज रहे हैं, जीजू उठने वाले होंगे, मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते देखेंगे, जाने क्या सोचेंगे। समरा ने अपना खदशा जाहिर किया। वो जानती थी अहमद साहब सुबह खेज हैं। हाँ तो सोचने दो ना, मैं तो चाहता हूँ वो खुद मुझसे सवाल करें। मेरी खुद तो हिम्मत नहीं हो रही उन्हें ये सब बताने की। ओह, दानिश अहमद मलिक को डर लग रहा है। समरा दानिश का मजाक उड़ाती बोली। अच्छा, मैं डर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। दानिश समरा को गुदगुदी करने लगा। दोनों के कहकों से पूरा कमरा गूंज रहा था। ये बच्चे नहीं उठे अभी तक? अहमद साहब कमरे से निकले तो लाउंज में निम्रा बेगम को तनहा बैठे देखकर इस्तफसार किया। जी, वो कल बहुत थक गए थे, क्या पता आज लेट उठे।
निमरा बेगम घबराती हुई गोया हुई, अरे नहीं भाई, जाओ बच्चों को उठा कर लाओ, सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अहमद साहब सोफे पर बैठते गोया हुए, जी मैं अभी उठा कर लाती हूँ बच्चों को। निमरा बेगम ने दानिश के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जो ऊपर वाली मंजिल पर था। निमरा बेगम जैसे ही कमरे के करीब पहुंची, उनको दोनों के कहकों की आवाज सुनकर हैरानगी हुई। समरा तो फिर हंस लेती थी, मगर दानिश वो कभी इतना जोर जोर से नहीं हंसता था, बस हल्का सा मुस्कुरा देता था। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। निमरा बेगम ने ऊपर देखकर दुआ की, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों ही यकदम सीधे हुए। मैं तुम्हें कह रही थी ना मुझे जाने दो, तुमने सुनी नहीं मेरी बात। जरूर आप ही उठाने आई होंगी हमें। अब जाओ तुम दरवाजा खोलो, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। समरा अपनी सुनाती अलमारी से कपड़े लेती वॉशरूम चली गई। दानिश दाएं बाएं गर्दन हिलाता बेड से उठकर अपनी शर्ट पहनकर दरवाजा खोला। बच्चों जल्दी नीचे आओ, अहमद नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। दरवाजा खोलते ही निमरा बेगम ने अपने आने का मकसद बताया। ओके मॉम, आप चलें, हम अभी आते हैं। दोनों एक साथ नहीं आना, अलग अलग आना, वरना तुम्हारे डैड के सवालों के जवाब खुद देना। रिलैक्स मॉम, आज नाश्ते के बाद मैं डैड को सब बता दूंगा। दानिश ने निमरा बेगम को तसल्ली दी। ठीक है। निमरा बेगम वापस चली गई। दानिश ने लंबी सांस खींचकर अपनी तेज होती धड़कन को काबू किया। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद करना। आप जानते हैं ना मैंने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कितने जतन किए हैं। प्लीज मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर नहीं होने देना। दानिश अपने हक में दुआ करता बेड पर लेट गया। आज ऑफिस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। 15 मिनट के बाद वो दोनों वक्फे वक्फे से नीचे आए। सब ने हल्की फुल्की बातों के दरमियान नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो सब लाउंज में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। चाय पीने के बाद समरा बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़ी तो दानिश ने उसका हाथ थाम लिया। समरा बैठ जाओ, मुलाजम उठा लेंगे। दानिश ने उसे अपने पहलू में बिठा लिया। ये क्या हो रहा है? अहमद साहब, जो उन दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे, मजीद चुप नहीं रह सके। वो डैड, मैं वो कर रहे हो, बोलो। वो डैड, मॉम ने आपको समरा के साथ जो हुआ बताया था ना? दानिश हिम्मत करके बात शुरू की। हाँ बताया था, फिर? अहमद साहब ना समझी से गोया हुए। वो अधूरी बात थी। असल में उस दिन जब समरा की बारात नहीं आई थी तो लोग उनके बारे में बातें बना रहे थे, उनके किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आप जानते हैं मैं तो इनसे बचपन से मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने इनसे शादी कर ली। दानिश की आखिरी बात पर निमरा बेगम ने हैरानी से दानिश की तरफ देखा। उनको तो इल्म ही नहीं था इस बात का, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहीं। निमरा, ये दानिश क्या कह रहा है? कितनी सच्चाई है इसकी बात में? अहमद साहब का रुख अब निमरा बेगम की तरफ था। जी दानिश जो भी कह रहा है वो सच है। निमरा बेगम ने डरते डरते जवाब दिया। ये क्या किया तुमने निमरा? मेरे बेटे की शादी कर दी, मुझे बताए बिना। अरे मुझसे पूछने की तौफीक नहीं हुई तो बता ही देती मुझे। क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? अहमद साहब गुस्से से दहाड़े थे। निमरा बेगम खौफ से कांप गई थी। समरा ने भी खौफ से दानिश के बाजुओं को मजबूती से थाम लिया था। डैड, मॉम की कोई गलती नहीं, जो कहना है मुझे कहें। मॉम ने तो मुझे बहुत समझाया था, मगर मैं नहीं माना। मॉम बिल्कुल बेकसूर हैं, आपको जो सजा देनी है मुझे दें। दानिश सोफे से उठकर अहमद साहब के मुकाबल खड़ा हुआ। नजरें हनौज झुकी हुई थी। तुम्हें एहसास है तुमने क्या कर दिया? मैं अपने सर्कल में क्या बताऊंगा? मेरे बेटे ने ऐसी लड़की से शादी की है जो उसकी रिश्ते में खाला थी और उससे उम्र में भी बड़ी है। अहमद साहब का चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो गया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड कौन क्या कहता है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं खुश नहीं और मुझे फर्क पड़ता है। तुम इसको अभी इसी वक्त घर छोड़ कर आओ। अहमद साहब दुरुस्तगी से बोले। समरा और निमरा बेगम दोनों नजरें झुकाए रो रही थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। नो डैड नो, ये जुल्म नहीं करें। सालों तड़पने के बाद मुझे मेरी मोहब्बत नसीब हुई है, अब जुदा ना करें। डैड, मैं मर जाऊंगा। दानिश अहमद साहब की बात पर तड़प गया था। मैं कुछ नहीं जानता, अभी इसी वक्त तुम इसको छोड़ कर आओगे और कुछ दिन बाद इसको तलाक। नहीं नहीं डैड, प्लीज चुप हो जाएं, मेरा दिल बंद हो जाएगा। दानिश शिद्दत जज्बात से चीखा था। नावल अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।